Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is chapter number 9 of your history book, The Advent of Mahatma Gandhi, page number 115 of your history book. And in last lecture I have discussed few things about the growth of mass nationalism in India. तो आपने देखा किस तरह से 1919 के बाद जो है ब्रिटिश जो ये स्ट्रगल थी मॉडरेट्स की, एक्सट्रीमिस्ट्स की, किस तरह से नाउ दे स्टार्टेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड दिस बिकेम द मास मूवमेंट. तो सब लोग जो है, सब तबके के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हुए, चाहे वो पीजेंट्स थे, चाहे फैक्ट्री वर्कर्स थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे बिजनेसमैन था, हर तबके के लोग जो है अब इसमें इन्वॉल्व हो गए. फिर मैंने आपको बताया किस तरह से वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ और कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो एक्सपैंड हुई इंडिया की, और आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार तो किस तरह से ये कोटेज इंडस्ट्रीज़ जो फिर इससे इनका डिक्लाइन हुआ. तो आप देख रहे हो इसमें जो लोग वार में गए थे, इंडियन सोल्जर्स, व्हेन दे रिटर्नड देयर होम आफ्टर वार, तो उन्होंने देखा कि these colonial people, this imperialistic power, they were exploiting the people of Asia as well as the African people. तो they opposed to the colonial rule और वो इंस्पायर हो गए रशियन रिवोल्यूशन की वजह से कि किस तरह पीजेंट्स और वर्कर्स ने स्ट्रगल की, किस तरह से वो सोशलिज्म आइडिया के ख़िलाफ़ हो गए और किस तरह से उन्होंने सर्कुलेट किया सोशलिज्म का आइडिया किस तरह से उन्होंने सर्कुलेट किया, और इस वजह से हिंदुस्तान के जो लीडर्स थे वो जो है, हिंदुस्तान की आवाम जो थी वो इंस्पायर हुई. तो अब ये मासेस, कॉमन मासेस की लड़ाई बनी, ये किसी एक ग्रुप की लड़ाई नहीं रही, ये अब होल नेशन की लड़ाई रही. तो होल नेशन को चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है. इनको एक बहुत अच्छे लीडर की ज़रूरत थी जो इस नेशनलिस्ट स्ट्रगल को आगे ले जा सके. तो इस तरह से इसमें नाम आता है महात्मा गांधी का. जैसा कि आप जानते हो महात्मा गांधी जो है he emerged as a mass leader after 1919. 1919 में वो एक मास लीडर के तौर पर जो है इमर्ज हुआ. ही अराइव्ड इंडिया जब वर्ल्ड वार चल ही रहा था 1915 में. ही अराइव्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? ही वॉज ए लॉयर, तो वो अपनी प्रैक्टिस वहाँ पे करने गए थे. तो वो लॉयर की जो वकालत का पेशा था उनका, वो उस सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे. और एट द एज ऑफ 46 वो अराइव वापस आ गए साउथ अफ्रीका से. तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो साउथ अफ्रीका में उसने ऑब्ज़र्व किया था, साउथ अफ्रीका में उसने क्या ऑब्ज़र्व किया था, उसने देखा था वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, अपार्थाइड सिस्टम, जो ब्लैक और बिटवीन रेशियल सिस्टम जिसको कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट के बीच वहाँ पे लड़ाई थी. तो वो उसने बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे लोगों के साथ वो चला था. उस डेमोन्स्ट्रेशन में वहाँ पे उसने अपनी एसोसिएशन बनाई थी. तो इसके अगेंस्ट उसने स्टेप उठाया था कि ब्रिटिश लोग जो है ये जुल्म करते हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीकन लोगों से. तो इस तरह से उसकी एक थिंकिंग जो थी वाइड थी. जब वो अपनी कंपेन साउथ अफ्रीका में चलाता था तो दिस कंपेन ब्रॉट हिम इन कंटैक्ट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस. वहाँ पे उसको बहुत सारे इंडियंस मिले, जैसे हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, पारसीज, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तामिल्स एंड नॉर्दर्न इंडियंस. और अपर क्लास मर्चेंट्स थे, लेयर्स थे, वर्कर्स थे, जितने भी वहाँ पे हिंदुस्तान के लोग थे. तो वो महात्मा गांधी जो है उनसे उनका राबता हुआ. तो इस तरह से वो साउथ अफ्रीका में उसने एक ये बनाई थी अपनी, जैसे फाउंडर ऑफ द नाथल कांग्रेस जो है दुर्बन साउथ अफ्रीकन 1995. तो इसमें इंडियंस के साथ साथ महात्मा गांधी जो है उसने फ़ाइट की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ वहाँ पे. तो गांधी जी को वहाँ पे लोगों के साथ जो है वहाँ पे कोर्ट्स में इसका काम चल रहा था. तो इस तरह से आपकी बुक पे भी फ़ोटो आया है यहाँ पे भी महात्मा गांधी जो कोट लगा के बैठे हैं बैक साइड में, तो बैक रो में, तो ये महात्मा गांधी है. तो इस तरह से यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई थी. तो महात्मा गांधी जो है जब वो इंडिया लौटे 1915 में, उसका फर्स्ट ईयर जो था हिंदुस्तान में आफ्टर रिटर्निंग फ्राम साउथ अफ्रीका, ही विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया. वो मुख्तलिफ़ जगहों पे गया, हिंदुस्तान की बहुत सारी जगहों पे इसने अपनी मुल्क की ट्रैवलिंग इसने स्टार्ट की और थ्रू आउट कंट्री इसने ट्रैवल किया. बहुत सारे लोगों के साथ ये मिला और इसने सिचुएशन को देख लिया. ही ऑब्जर्व द सिचुएशन इन इंडिया कि नीड्स क्या है लोगों की.
प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की, तो सिचुएशन क्या है इंडिया की, क्योंकि इसको एक प्लान था कि किस तरह से मैं इस नेशनलिज्म को, इस नेशनल लिस्ट मोमेंट को किस तरह से मैं आगे ले जाऊं। तो इससे पहले लोगों का रवैया देखा, लोगों की प्रॉब्लम्स देखी, लोग किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसने यहाँ पे देखा कि जो ये कोलोनियल पीपल है एक्चुअली, जो इसने साउथ अफ्रीका में देखा या बाकी लोगों से वहाँ पे सुना, यहाँ पे फ्रीडम जो है लोगों को बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, फ्रीडम की बेसिक ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसने ये चीज़ जो है उसकी अर्ली इन्वेंशन जो रही, इसने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे उनकी राइट्स को दबाया जाता है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है महात्मा गांधी ने कंट्री में देख के उसने देखा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे मोमेंट्स लाने, लोकल मोमेंट्स लाने की ज़रूरत है। जैसे चंपारण था, खिदा था, अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद जो था वहाँ पे। तो इस तरह से इसके कंटैक्ट्स यहाँ के लोकल लीडर्स से हुए, जहाँ जबकि उस टाइम का बहुत बड़ा लीडर था राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से इनके साथ भी इनको कंटैक्ट्स हुए और इनके साथ इन्होंने डिस्कशन किया। तो वहाँ पे इन्होंने पता चला कि यहाँ के लोगों को जो है ये अंग्रेज़ जो है यहाँ के लोगों को इनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे। जब ये चंपारण गए, चंपारण की जगह है बिहार में, तो वहाँ पे इन्होंने देखा, जैसे आप बंगाल में पढ़ा आपने किस तरह से बंगाल में जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, डाइंग का काम जो करते थे, उनको ज़बरदस्ती कानून ऐसा बिठाया गया तो उनकी रोज़ी रोटी जो थी वो उनसे छीन ली गई। नाउ दीज इंडिगो कल्टिवेटर दे मूव्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस, वो ये जगहें छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जाने लगे, जैसे कि उन्होंने बिहार की तरफ रुख किया। वही चंपारण जो है यहाँ पे इनके साथ बहुत जुल्म किया जाता था, इन इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया था। इनको इनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी बराबर, इनको कंपनसेशन नहीं दी जाती थी। तो महात्मा गांधी ने यहाँ इनका सपोर्ट किया और इनके हक में लड़ा। तो पूरी कंपनसेशन नहीं, कुछ हद तक इनको रियायत दी गई। तो ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसी तरह अहमदाबाद और खिदा जो है गुजरात के दो एरियाज़, वहाँ पे कॉटन कल्टिवेटर्स जो है वहाँ उन पे ज़बरदस्ती कॉटन मिल्स में उनको वर्कर्स को जो है उनके वेजेस बराबर नहीं दिए जाते थे। कॉटन ये इनको टैक्सेस ज़्यादा लिए जाते थे, कॉटन उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो ये वर्कर्स भी बहुत हद तक सफ़र कर रहे थे, तो इनको भी इनके हक नहीं मिल रही थी। इनके लिए भी इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक की, इन मिल वर्कर्स के लिए। तो इस स्ट्राइक पे चले गए 1918 में। तो इस स्ट्राइक्स जो थी, ये लोकल स्ट्राइक्स, ये सक्सेसफुल रही। तो ये फर्स्ट स्टेप्स थे, एक एग्रेसिव स्टेप्स थे टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो इस तरह से इन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया और महात्मा गांधी ने फर्स्ट ये स्टेप्स 1918 में उठाए विद द हेल्प ऑफ राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से ये कुछ मोमेंट्स चलते गए अर्ली फेज़ में। तो इस तरह से हम देखेंगे डिटेल में आज़ादी तक कौन कौन से मोमेंट्स लॉन्च हुए। तो इन 1919 की हम बात अगर करेंगे तो गांधी जी जो है ही गिव ए कॉल, जैसे कि आप देख रहे हो गिलानी यहाँ पे कॉल देता था। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने कॉल लिख दी फॉर ए सत्याग्रह। आप नाम ही से पता लगा सकते हम, रॉलआउट एक्ट और सत्याग्रह। तो ये एक्ट क्या था, ये कानून पास किया ब्रिटिशर्स ने ऐसा कानून पास किया। इस कानून की वजह से द कॉलोनियल पीपल कर्ब्ड द फंडामेंटल राइट्स जो हिंदुस्तान के लोगों की थी वो कर्ब किए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड दे स्ट्रेंथन द पुलिस पावर। कोई अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था, कोई अगर ये कहता था कि ब्रिटिशर जुल्म करते हैं, तो उनको अरेस्ट किया जाता था। और पुलिस को इतने पावर्स दिए गए कि वो किसी को भी, किसी आदमी को भी, किसी लीडर को भी उठा सकते थे, 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल, चाहे उसने किया हो कुछ या ना हो। चाहे 2 साल तक उसको कोई भी नहीं छोड़ सकता, ना वो जज के सामने पेश हो जा सकता, ना कुछ। तो ये इस तरह से स्ट्रेंथन द पुलिस पावर दे, तो एनीबडी कैन अरेस्टेड विदाउट एनी ट्रायल। तो इस तरह से ये एक जुल्माना इनका कानून था। तो गांधी जी ने, अली मोहम्मद जिन्ना ने उनका साथ दिया, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट द पीपल्स बेसिक फ्रीडम। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि लोगों के जो बेसिक फ्रीडम्स हैं उनको कर्ब करें। तो इस तरह से उन लोगों ने इस एक्ट को, इस कानून को क्रिटिसाइज़ किया। इंडियन लीडर्स ने
इसको क्रिटिसाइज़ किया और इन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है बेसिकली है डेविलिश एंड टायरेनिकल, ये एक जुल्माना और एक बहुत जबराना ये जो है कानून है, ये इन्होंने सख्त मज़म्मत की इनकी। तो गांधी जी ने इस गुस्से से लोगों को एक आवाज़ दी, लोगों को कहा कि इंडियन पीपल शुड ऑब्जर्व 6 अप्रैल एज 6 अप्रैल 1909 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। लोगों को ये कहा कि 6 अप्रैल 1919 जो है आप इस ऐसे मनाओ कि कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंट अपोजिशन। आप इस एक्ट को हड़ताल करो, स्ट्राइक करो और प्रेयर्स करो, ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर्स जो है वो करो। तो ये डे जो है ये हड़ताल के तौर पे मनाना जाना चाहिए। तो सत्याग्रह सभाज जो है मीटिंग्स बुलाई गई तो इस मूवमेंट को लॉन्च करने की। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ चली सत्याग्रह मूवमेंट की। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो है इस रवलाट एक्ट के ख़िलाफ़ चलाई गई और लोगों ने हर जगह जगह पे हड़ताल ऑब्जर्व किए। तो इस वजह से ये जो रवलाट एक्ट के अगेंस्ट जो हिंदुस्तान के लोग थे, ये सिर्फ एक तबके की लड़ाई नहीं बनी। नाउ दिस बिकेम द ऑल इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है स्ट्रगल बनी। तो इस तरह से बहुत सारी सिटीज़ में इन ब्रिटिशर्स ने बहुत जबराना सलूक किया, बहुत जुल्माना सलूक किया। जहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन होती थी तो इन्होंने लाठी चार्ज किए, उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के जेलों में डाला। तो बहुत ब्रूटल मेजर्स जो है इस रिवोल्ट को, इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की, लोगों को दबाने की कोशिश की, इसको ख़त्म। तो इन्होंने बहुत लोगों के ऊपर लाठी चार्जें की, जगह जगह पे लोगों को पकड़ के जेल में डाला। इसी तरह से नाम आता है इसी दिन 13 अप्रैल को। 6 अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 13 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि एक बहुत जुल्माना और जबराना जो है किस्सा और वाक़ा जिसको हम कहते हैं, आज भी उसको सुन के जो है या देख के, उस जगह को देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो है द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इस मैसेकर में आपने देख रहा है जलियांवाला बाग में जनरल डायर जो है उसने अपना जुल्म जो है वो किस तरह से दिखाया। अमृतसर में बैसाखी जो थी 13 अप्रैल को होती है, सिखों का त्यौहार था, लोग जमा हुए थे, कुछ लीडर्स भी वहाँ पे थे, शायद इन लोगों को कुछ बताने के लिए बैठे थे। तो इन जनरल डायर जो है तमाम दरवाज़े इस पार्क के इन्होंने बंद किए। तो इसको एक ही ओपनिंग थी वापस जाने की, तो वो इन्होंने बंद की और इन सारे लोगों को, बच्चे बूढ़े औरतें सब इसमें थे, तो उन पे ओपन फायर किया जनरल डायर ने और बहुत सारे लोग जो है इस मैसेकर में उनको शहीद कर दिया गया। तो इस तरह से अगर देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी फील जो है उसको एक्सप्रेस की है, जो उसकी एक मशहूर फेमस जो है नाइटहुड उसकी लिखी हुई जो है वो इसकी गवाह है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पेन जो है अपना दर्द जो है उसमें बयान किया है। तो वो जलियांवाला बाग आज भी जब लोग वहाँ जाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्ट जो था ये बहुत जुल्माना एक्ट था। इसके ख़िलाफ़ जो है हिंदू मुस्लिम सारे जो है यूनाइट हो गए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नाउ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, वेदर दे आर हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, दे ऑल रीयूनाइट और उन्होंने जॉइंटली जो है ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई। तो उन्होंने अब गांधी जी, दे ऑल वर कॉल्ड गांधी जी जो है उसको इस तरह से उन्होंने देखा कि गांधी जी ही अब जो है इस कंट्री को आगे ले जा सकता है और वो सब का लीडर है, हिंदू मुस्लिम एंड अदर रिलीजन्स के जो है उन सब का लीडर है। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम सपोर्ट जो है अब फिर से दोबारा जो है वो फिर से आ गया। तो हिंदू मुस्लिम जो है वो रीयूनाइट हो गए और उन्होंने ये अब तय कर लिया कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो है इनके कॉमन एनिमी है। सो दे हैव टू फाइट देम if they want to throw out the British rule from India. So both Hindus, Muslims, Sikhs, they jointly fight for this struggle. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।